नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। झारखंड में बदला मौसम, इन जिलों में आज बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मंगलवार की सुबह मौसम में बदलाव हुआ। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मंगलवार की सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई। रांची में 2 मिली बारिश हुई, वहीं धनबाद में 5 और जमशेदपुर में छिटपुट बारिश हुई। इससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बारिश से रांची की अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की कमी आई। रांची स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम हेमंत ने दिए निर्देश। विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता। झारखंड की राजधानी रांची को आधुनिक और स्मार्ट सुविधाओं से लैस करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए गठित हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर कर काम को गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि रांची का विकास केवल कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं का विस्तार और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रकृति को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने पर बल दिया। उनके अनुसार स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल तकनीकी रूप से उन्नत होना नहीं, बल्कि रहने योग्य यानी लिवेबल होना भी है। स्मार्ट सिटी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बैठक में ई ऑक्शन एवं अन्य माध्यमों से राजस्व सृजन की विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्ध भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का समुचित एवं योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय मास्टर प्लान की समीक्षा करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाएं व्यावहारिक और सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके। संवेदनशीलता की मिसाल, प्रोटोकॉल तोड़ सीढ़ियों पर बैठ गए पलामू डीसी, दिव्यांग महिला की सुनी फरियाद। पलामू समाहरणालय सभागार में बुधवार को आयोजित जन समाधान दिवस प्रशासनिक संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण का गवाह बना। जिले के उपायुक्त डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर निकलकर समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उपायुक्त ने न केवल एक दिव्यांग महिला की फरियाद सुनी, बल्कि उसकी समस्या के समाधान के लिए खुद समाहरणालय की सीढ़ियों पर बैठकर ये सिद्ध किया कि प्रशासन जनता का सेवक है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त को सूचना मिली थी कि शहर की रहने वाली एक दिव्यांग महिला शीला कुमारी दोनों पैरों से अक्षम होने के कारण सभागार तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही हैं और नीचे इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही उपायुक्त ने क्षण भर की भी देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत जन समाधान दिवस के कार्यक्रम को रोक दिया और औपचारिकताओं को छोड़कर नीचे की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने महिला से मुलाकात कर उसकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनी। डीसी को सीढ़ियों पर बैठकर एक दिव्यांग महिला की बात सुनते मौके पर मौजूद अन्य फरियादी और अधिकारी भी हतप्रभ रह गए। उपायुक्त ने महिला की समस्या को सुनने के बाद मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने न केवल समस्या का निवारण सुनिश्चित किया, बल्कि महिला को आश्वस्त किया कि अब उन्हें अपनी फरियाद लेकर दोबारा कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे जनता के मामलों को लंबित न रखें और नियमानुसार त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। पहाड़ियों से घिरा पतरातू डैम प्रदूषण की चपेट में, पावर प्लांट और कॉलोनी की पानी सप्लाई पर भी खतरा। प्राकृतिक सुंदरता और क्षेत्र की जल जीवन रेखा माने जाने वाला रामगढ़ जिले का पतरातू डैम इन दिनों बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। 3 ओर पहाड़ियों से घिरे इस डैम का निर्माण बांध बनाकर किया गया था, जिसमें बरसात के मौसम में आसपास की पहाड़ियों से आने वाले पानी को संग्रहित कर वर्ष भर उपयोग में लाया जाता है। यही पानी क्षेत्र के पावर प्लांट, सीसीएल और पीटीपीएस कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ऐसे महत्वपूर्ण जल स्रोत का प्रदूषित होना अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। डैम के अंदर बड़े स्तर पर लगाए गए मछली पालन की कीज अब प्रदूषण का कारण बन रही हैं। इन कीजों में मछलियों को दिया जाने वाला बचा हुआ चारा और उनका मलमूत्र सीधे पानी में मिल जाता है, जिससे पानी गंदा हो रहा है। इससे डैम का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है।
डैम के किनारे तेजी से बन रहे रिजॉर्ट, होटल और घरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना साफ किए सीधे डैम में जा रहा है। इससे पानी और ज्यादा गंदा हो रहा है और आगे चलकर इसके इस्तेमाल पर असर पड़ सकता है। पतरातू डैम का पानी इलाके के कारखानों और घरों के लिए बहुत जरूरी है। इसी से पावर प्लांट, सीसीएल और पीटीपीएस कॉलोनी में पानी जाता है। अगर समय पर प्रदूषण नहीं रोका गया तो पानी की सप्लाई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। ये डैम क्षेत्र का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां हर दिन काफी लोग आते हैं। बढ़ता प्रदूषण इसकी खूबसूरती को खराब कर रहा है और जिससे घूमने फिरने पर भी असर पड़ सकता है। 9 साल बाद मिला न्याय। गुमला सामूहिक दुष्कर्म कांड में अदालत का बड़ा फैसला। आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस जघन्य मामले की सुनवाई पिछले 9 वर्षों से चल रही थी। घटना में कुल 7 युवक शामिल थे, जिनमें से 6 बालिग आरोपियों को अदालत ने पहले ही सजा सुना दी थी। सजा पाने वाला 7वां आरोपी घटना के समय नाबालिग था, जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। वहां से जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया और कभी न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। हालांकि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होने के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई पूरी की और उसे दोषी पाया। ये मामला साल 2017 का है, जब 2 सहेलियां गांव में मेला देखकर लौट रही थीं। रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने बच्चियों को डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब पीड़ित बच्चियों ने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, तब मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। लोक अभियोजक अजय रजक ने सरकार की ओर से मजबूती के साथ पक्ष रखा और अदालत को बताया कि आरोपी ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि चोरी यानी धारा 379 की वारदात को भी अंजाम दिया था। हजारीबाग माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा संतुष्ट, चारों ओर शिक्षकों में खुशी। झारखंड के हजारीबाग शिक्षा विभाग में कार्यरत माध्यमिक स्कूलों के लगभग शिक्षकों का सेवा संतुष्ट हो गया है। इससे चारों ओर शिक्षकों में खुशी है। डीईओ सह प्रभारी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रवीण रंजन बताया है कि बड़ी संख्या में शिक्षक सेवा संपुष्टि को लेकर परेशान थे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की परेशानी का समाधान किया है। डीईओ ने खुशी जाहिर करते हुए बताया, माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत लगभग शिक्षकों की सेवा संपुष्टि कर दी गई है। 160 हाई स्कूल शिक्षकों की अंतिम सेवा संपुष्टि 28 अप्रैल को किया गया। सेवा संपुष्टि के बाद सभी 160 हाई स्कूल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग ने जारी की है। प्रवीण रंजन ने कहा, जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय के बाद शिक्षकों की सेवा संपुष्टि हुई है। अब जिले में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की सेवा संपुष्टि लगभग 0 हो गया है। ये अपने आप में शिक्षा विभाग के लिए खुशी की बात है। इसमें सबसे अधिक शिक्षकों की खुशी शामिल है। 2 वर्ष नौकरी के कार्यकाल पूरा करने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक सेवा संपुष्टि के लिए परेशान थे। नौकरी में आने के बाद सेवा संपुष्टि एक महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। सेवा संपुष्टि का मतलब नौकरी का कंफर्मेशन है। सेवा संपुष्टि होने के बाद नौकरी के कार्यकाल में सभी के भविष्य की रणनीति तय होती है। वेतन में बढ़ोतरी से लेकर कई लाभ जोड़ते हैं। इससे नौकरी करने वाले परिवारजनों को फायदा पहुंचता है। टाटा मोटर्स कर्मचारियों के खाते में बढ़ेगी 19,750 रुपए की वेतन वृद्धि। नई सुविधाओं से मिलेगा फायदा। टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच बीते 19 मार्च को हुए ग्रेड रिवीजन समझौते को लेकर मंगलवार को हलचल रही। कंपनी के जनरल ऑफिस में शाम 4 बजे आयोजित बैठक के दौरान प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधियों को वेतन वृद्धि और नए नियमों की बारीकियों से रूबरू कराया। प्रबंधन ने फिक्स्ड राइज के वितरण का पूरा खाका यूनियन सदस्यों के बीच रखा। इस बार के समझौते में कुल 19,750 की मासिक वृद्धि हुई है। बैठक में प्रबंधन की ओर से ईआर अधिकारी सौमिक रॉय, हरेंद्र प्रताप, केशव मणि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं यूनियन की ओर से अध्यक्ष, महामंत्री, सभी ऑफिस बियरर और कमेटी मेंबरों ने हिस्सा लिया। बैठक में कमेटी मेंबरों ने वेतन वृद्धि और ग्रेड को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका प्रबंधन ने विस्तार से जवाब दिया। ई और जियो ग्रेड का विलय कर एक नया एकीकृत टी ग्रेड बनाना है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों और सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया के चलते ये बदलाव वर्तमान में सिस्टम पर दिखाई नहीं देगा। इसे पूरी तरह लागू होने में जून-जुलाई तक का समय लग सकता है। तब तक पुरानी व्यवस्था के तहत ही डेटा दिखेगा। मेडिकल सपोर्ट स्कीम में अब मेडिकल क्लेम की अधिकतम सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इस सुविधा की एवज में अप्रैल माह में होने वाली कटौती 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए की गई है। अब कर्मचारियों को कुल क्लेम का 60% हिस्सा प्राप्त होगा। साथ ही लीव बैंक को 90 दिनों से बढ़ाकर 100 दिन कर दिया गया है। पहले की तरह साल में अधिकतम 24 ब्लॉक क्लोजर का प्रावधान बरकरार रहेगा। इस बार के ग्रेड समझौते में पहली बार फ्लेक्सी क्लोजर का नया प्रावधान जोड़ा गया है।
गिरिडीह में संतोषी माता महोत्सव में पहुंची विधायक कल्पना सोरेन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। झारखंड के गिरिडीह शहर के मक्कतपुर स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर के जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे तीसरे दिन बुधवार को गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मंदिर पहुंची। उन्होंने माता संतोषी के दरबार में माथा टेका और पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर पहुंचने पर आयोजक समिति के अध्यक्ष टुनटुन केशरी, सचिव डिंपल साव, उपमेयर सुमित कुमार, सतीश शाह, प्रदीप कुमार, प्रदीप चौरसिया, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, प्रदीप अग्रवाला, वीरेंद्र, सिंकल, विक्रम, ऋषु, राकेश बरनवाल, संदीप डेंगीज, लखन बरनवाल, झुन्नू, कुशल सलूजा, बंटी, दिलीप केशरी समेत सदस्यों ने बुके देकर विधायक कल्पना सोरेन का स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने आयोजन समिति को इस भव्य धार्मिक आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। गढ़वा में अस्मिता सिटी लीग आज से, बेटियां दिखाएंगी दमखम। भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के संयुक्त तत्वावधान में खेलो इंडिया अस्मिता सिटी लीग का आयोजन झारखंड के गढ़वा जिले में होने जा रहा है। लड़कियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से आयोजित ये 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता 29 अप्रैल से 2 मई 2026 तक चलेगी। जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि इस लीग के माध्यम से जिले की उभरती महिला खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिलेगा। बताया गया कि लीग के सभी मुकाबले गढ़वा स्थित फुटबॉल स्टेडियम और दिशोम गुरु इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17 और ओपन खुला वर्ग की छात्राएं और युवतियां भाग ले सकेंगी। तय कार्यक्रम के अनुसार फुटबॉल स्टेडियम में 29 और 30 अप्रैल को एथलेटिक्स में 200, 400, 800 मीटर दौड़ के अलावा चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक शॉटपुट स्पर्धाएं होंगी। दिशोम गुरु इंडोर स्टेडियम में 29 अप्रैल को बैडमिंटन, फुटबॉल स्टेडियम में 1 और 2 मई को फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। कबड्डी दिशोम गुरु इंडोर स्टेडियम में 1 और 2 मई को। जिला खेल पदाधिकारी ने गढ़वा जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों के प्राचार्य और खेल शिक्षकों से अपनी छात्राओं को इस प्रतियोगिता में शामिल कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अस्मिता सिटी लीग का मुख्य लक्ष्य खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है। आयोजन को लेकर विभाग द्वारा सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधायक संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड मुख्यालय में की बैठक, जनगणना और विकास कार्यों की हुई समीक्षा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के हाता में निरीक्षण के बाद विधायक संजीव सरदार पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंचलाधिकारी निकिता बाला और प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार मुंडा के साथ विस्तृत बैठक की। इस दौरान क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी 14 मई से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा किया जाए। बैठक के बाद विधायक ने घंटों तक प्रखंड मुख्यालय में बैठकर दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जमीन, राशन, पेंशन, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही कार्यवाही शुरू कराई गई, जिससे लोगों को राहत मिली। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और वे हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, उसे निराश होकर वापस नहीं जाना चाहिए। विधायक ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि आम लोगों के साथ संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ व्यवहार करें। अपनी समस्याओं के समाधान के बाद कई ग्रामीण भावुक हो उठे और विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से विधायक खुद बैठकर उनकी बातें सुनते हैं और त्वरित समाधान कराते हैं, वो आज के समय में दुर्लभ है। गांव-गांव में पहुंचेगा नशा मुक्ति का संदेश। पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी की आंगनवाड़ी सेविकाएं करेंगी समाज को जागरूक। समाज को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने और एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम स्थित नोवा मुंडी प्रखंड सभागार में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मती देवी उपस्थित रहीं, जिन्होंने उपस्थित महिलाओं को नशे के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने के लिए प्रेरित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीडीपीओ मती देवी ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को दीमक की तरह चाट जाती है। उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि नशा न केवल मानसिक संतुलन बिगाड़ता है, बल्कि इसके कारण पारिवारिक संबंधों में दरार आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होता है।
उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि नशे की लत व्यक्ति को गहरे आर्थिक संकट में धकेल देती है और कई बार बेबसी में व्यक्ति अपराध की ओर भी कदम बढ़ा देता है। झारखंड पेयजल विभाग घोटाला मामला। 23 करोड़ रुपए के बहुचर्चित फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी क्लर्क संतोष एक बार फिर जांच कमेटी को ठेंगा दिखाते हुए उपस्थित नहीं हुआ। पेयजल विभाग ने अंतिम समय सीमा 28 अप्रैल 2026 तक का दिया था, जो अब समाप्त हो चुका है। संतोष का ना आना अब विभाग के लिए उसकी सेवा समाप्ति यानी बर्खास्तगी की प्रक्रिया को तेज करने का पुख्ता आधार बन गया है। 6 बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी आरोपी ने जांच प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी है, जिससे उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संतोष ने दफ्तर में इंतजार कर रहे अधिकारियों और जांच कमेटी के सदस्यों के सामने उपस्थित होने के बजाय उसने विभाग को एक ईमेल भेजा है। इस मेल में उसने दावा किया है कि वो चिकित्सकीय कारणों यानी मेडिकल ग्राउंड्स के चलते शहर से बाहर है और इस समय उपस्थित होने में असमर्थ है। हालांकि विभाग संतोष के इस दावे को पूरी तरह से जांच में देरी करने का प्रयास मान रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पिछले 3 महीनों से उसका मोबाइल नंबर बंद है और वो लगातार फरार चल रहा है, जिससे उसके मेडिकल दावों पर शक गहराता है। जांच से जुड़े एक वरीय अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संतोष कुमार को अपना पक्ष रखने और सफाई देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 6 बार नोटिस भेजने के बाद भी आरोपी क्लर्क का ना आना ये स्पष्ट करता है कि वे जांच में सहयोग नहीं करना चाहते। अब विभाग के पास उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर एक पक्षीय फैसला लेते हुए आगे की कानूनी और विभागीय कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार विभाग अब ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है और संतोष की बर्खास्तगी पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम में मिसिर बेसरा के दस्ता पर सुरक्षा बलों का शिकंजा। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले अंतर्गत टोंटो और गोइलकेरा की सीमावर्ती घने जंगलों में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान कोबरा 209 बटालियन के जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली के पास से आधुनिक हथियार और कई संदिग्ध सामग्रियां बरामद हुई हैं। हालांकि अभी तक मारे गए नक्सली की आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है, जिसे लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि भाकपा माओवादी का शीर्ष नेता और 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ रुटुगुटु, बोरोई और तुनबेड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लिए हुए हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोबरा बटालियन, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। पिछले 2 दिनों से इस दुर्गम क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चप्पे चप्पे पर बारीकी से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह जब सुरक्षा बल जंगल के भीतर तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे माओवादियों ने जवानों को देखते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। घंटों चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली घने जंगलों और झाड़ियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन घटनास्थल की तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव बरामद हुआ। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस फायरिंग में कुछ अन्य नक्सली भी घायल हुए हैं। पोटका विधायक ने हाता में बन रहे बस स्टैंड मार्केट कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर हुए सख्त। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के पोटका क्षेत्र में विकास योजनाओं की निगरानी को लेकर पोटका के विधायक संजीव सरदार लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में उन्होंने हाता बिरसा चौक स्थित झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बस स्टैंड सह मार्केट कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य का बारीकी से जायजा लिया और कार्यस्थल पर मौजूद संवेदक हरिओम कंस्ट्रक्शन के मुंशी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि परियोजना के तहत कुल 40 दुकानों का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और शटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर शटर गलत तरीके से लगाए जा रहे थे। इस पर विधायक ने तत्काल सुधार का निर्देश दिया। वहीं छत के कुछ हिस्सों में पानी जमा होने की समस्या भी सामने आई, जिसे ठीक करने के लिए कहा गया। विधायक ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और समय पर कार्य पूरा करना अनिवार्य है। निरीक्षण के बाद विधायक संजीव सरदार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लगातार निरीक्षण किया जाएगा और जहां भी कमी मिलेगी वहां सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं होने पर संबंधित एजेंसियों और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में नियमों को ठेंगा दिखा बिक रहा खुला मांस। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, स्वास्थ्य सचिव को मिला ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में खुले में बिकने वाले मांस और नियमों के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में अब तक केवल कागजी फेंका-फेंकी हो रही है और धरातल पर कोई ठोस नियमावली तैयार नहीं की गई है, जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए जवाब को पूरी तरह से अपर्याप्त और असंतोषजनक पाया। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक विभाग दूसरे को पत्र लिख रहा है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। इसके बाद खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को 2 महीने का समय देते हुए निर्देशित किया कि हर हाल में मॉडल नियमावली तैयार कर कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। हाई कोर्ट ने सरकार से तीखा सवाल पूछा कि राज्य में फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011 का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखते हुए कहा कि 19 दिसंबर 2025 को पिछली सुनवाई में उच्चाधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। दुकानों के बाहर कटे हुए जानवरों का प्रदर्शन न केवल FICCI के नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी ने दलील दी कि जब तक नई नियमावली नहीं बनती, तब तक पुराने नियमों को भी सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर DIG अंबर लकड़ा ने की समीक्षा बैठक। झारखंड के संथाल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक DIG अंबर लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को दुमका में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमंडल के सभी 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए और क्षेत्र की कानून व्यवस्था से जुड़े अलग अलग अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर रणनीति बनाई गई, जिससे कि मेले के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसके अलावा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को और सशक्त बनाने, लंबित कांडों के त्वरित अनुसंधान, साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश और आम लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। DIG ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में संवेदनशील मामलों पर विशेष निगरानी रखें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान यह भी जोर दिया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों के सख्त अनुपालन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। DIG अंबर लकड़ा ने कहा कि श्रावणी मेला संथाल परगना की आस्था और पहचान से जुड़ा बड़ा आयोजन है, इसलिए इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया।